हेलो नमस्ते, मेरा नाम शांग त्रिवेदी है और ये जियोमॉर्फोलॉजी सीरीज़ का 5वां वीडियो है। जो इस वीडियो में स्लाइड्स प्रस्तुत की गई हैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जाके उसे नोट्स बना सकते हैं इस वीडियो ख़त्म होने के बाद। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है ओरिजिन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन बेसिन्स। अब क्या है कि हम लोगों ने जाना ओरिजिन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी कैसे बनी, उसकी उम्र क्या है, पृथ्वी का इतिहास क्या है। ये जानने के बाद हमने ये भी जाना कि पृथ्वी के अंदर क्या है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ पढ़ा। लेकिन अब चूंकि पृथ्वी के बाहर क्या है, बाहर अगर हम लोग फर्स्ट जो है ऑर्डर के रिलीफ देखें, प्रथम श्रेणी की उच्चावच देखें, तो हमें दिखाई पड़ते हैं क्या, महाद्वीप और महासागर, कॉन्टिनेंट्स और ओशन बेसिन्स। तो हम लोगों का सवाल जाहिर सी बात है ये बने कैसे होंगे। भाई पृथ्वी के कुछ भाग में पानी है, कुछ भाग में ज़मीन है। देखा जाए तो करीब 30% रफली ज़मीन है और 70% भाग में पानी है, और उनका बंटवारा भी एक जैसा नहीं है, अलग अलग तरीके का है। तो हम लोग जब ग्लोब को ऑब्जर्व करते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि ग्लोब है कैसा, दिखता कैसा है। ये अपना ग्लोब है। ग्लोब को नॉर्मली क्या है, 4 भागों में डिवाइड किया गया है। उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, नॉर्थ हेमिस्फीयर, साउथ हेमिस्फीयर एंड, और पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध, ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। जो उत्तरी गोलार्ध होता है, चूँकि ये इक्वेटर है अपना, 0 डिग्री अक्षांश की रेखा है, इसके उत्तर में उत्तरी गोलार्ध बोल दिया गया, दक्षिण को दक्षिणी गोलार्ध बोल दिया गया। ऐसे ही ये जो है ग्रीनविच रेखा है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। इसके जो पूर्वी एरिया है, जो ईस्टर्न पार्ट है, इसको जो इंडिया इसको बोल दिया गया अपना पूर्वी गोलार्ध, और जो अमेरिका वाला हिस्सा उसको बोल दिया गया पश्चिमी गोलार्ध। ये कुल मिला के ये सब चीज़ें तो आपको पता होंगी, अगर नहीं पता है तो उसके लिए जब अलग से वीडियोस बनाएंगे ये जनरल स्टडीज़ का, ज्योग्राफी का, तब उस पर ये सब चीज़ों पे हम लोग विधि से चर्चा करेंगे। मोटा मोटी हम लोग ग्लोब को समझ लेते हैं। ग्लोब में डिवाइडेशन कैसा है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है पानी का और ज़मीन का, लैंड एंड वाटर का। तो अगर हम लोग उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो पूरे उत्तरी गोलार्ध में पानी भरा हुआ है, ज़मीन भरी हुई है, पूरी ज़मीन है। करीब 83% ज़मीन उत्तरी गोलार्ध में है पूरे कुल ज़मीन की, और सिर्फ 17% ज़मीन है पूरे ज़मीन की दक्षिणी गोलार्ध में। दक्षिणी गोलार्ध में करीब 90% कुल पानी का हिस्सा है। ये पूरा पानी दक्षिणी गोलार्ध में और उत्तरी गोलार्ध में जो है ज़मीन है। तो एक तो पहला सवाल ये बनता है कि उत्तर में ज़मीन क्यों, दक्षिण में पानी क्यों। इसके अलावा जो ज़मीन है और उसका पानी है, उनका जो और बंटवारा, हर चीज़ में ये विपरीत दिशा में घूमते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर इधर ज़मीन है, ये आपको ज़मीन दिख रही है, उसके ठीक पीछे पानी होगा। देखिए ठीक पीछे पानी है, पूरा प्रशांत महासागर पानी से भरा हुआ है। सिर्फ अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग छोड़ दें कुछ जगहों को, जैसे कि न्यूजीलैंड को और पुर्तगाल, स्पेन, नॉर्थ चाइना, इन कुछ अपवादों को छोड़ दें तो सभी ऐसा कोई पृथ्वी पे क्षेत्र नहीं है जिसके अगर पीछे विपरीत चीज़ ना हो। सपोज़ अगर कहीं पानी है तो उसके पीछे ठीक अगर जाएंगे तो हमें ज़मीन मिल जाएगी। अगर कहीं ज़मीन है तो उसके ठीक पीछे जाएंगे तो पानी मिल जाएगा। तो एक ये डिस्ट्रीब्यूशन है जो डिफरेंट टाइप का है। तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, जो कॉन्टिनेंट्स हैं, मतलब कि जो ये महाद्वीप हैं, इनका जो आधार है वो नीचे नुकीला हो जाता है, मतलब त्रिभुज आकार में है, जिनका आधार उत्तर में है और जिनका एपेक्स दक्षिण में है। सारे महाद्वीप, अगर हम लोग बात करें इधर नॉर्थ अमेरिका की, तो नॉर्थ अमेरिका का भी जो नीचे से सकरा होता चला जाता है, ऊपर अगर जाएंगे तो आधार तो चौड़ा हो जाता है। तो जो आधार है महाद्वीपों के वो उत्तर में है, और जो उनके एपेक्स हैं वो दक्षिण में है। महाद्वीप ट्रायंगल है रफली। ऐसे ही जो ओशंस हैं वो भी रफली ट्रायंगल हैं, लेकिन उनमें उल्टा है। उल्टा क्या है, उनका आधार दक्षिण में है और उनका एपेक्स उत्तर में है। अगर हम लोग बात करें सपोज़ हम लोग बात करें हिंद महासागर की, ये सपोज़ हिंद महासागर है, तो हिंद महासागर के उत्तर में थोड़ा सा सकरा है और नीचे जाएंगे तो चौड़ा हो जाता है। मतलब रफली वो ट्रायंगुलर है, और ट्रायंगल होने के साथ साथ उनका जो आधार है वो दक्षिण में है। जैसे जो महाद्वीप है उनका आधार उत्तर में है और उनका आधार दक्षिण में है। तो ये तीन चीज़ें हम लोग जानते हैं कि क्यों ऐसा है। तो ये हमारे दिमाग में सवाल उठता है। इसके अलावा एक सवाल ये उठता है कि जो जितना पानी है, मतलब जो प्रशांत महासागर है वो दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है, और वो दुनिया की सारी ज़मीन को भी मिला देंगे तब भी इतना बड़ा नहीं बन पाएंगे वो ज़मीन सब जोड़ के कि वो प्रशांत महासागर को भर सकें। तो ये पूरा जो पश्चिमी गोलार्ध जो भरा हुआ है पानी से, पश्चिम और उत्तर गोलार्ध, ये पश्चिमी और पूर्वी गोलार्ध, इसके पीछे कारण क्या है। तो ये कुछ सवाल ऐसे हैं जो हमने एक अलग से लिख दिए हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्लोब में जाएंगे तो हम लोग जानेंगे मोर देन 75% ऑफ अर्थ लैंड एरिया इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। करीब 75% ज़्यादा
जो ज़मीन है इसमें 75% लिखा है, असल में 83% जो ज़मीन है वो उत्तरी गोलार्ध में है और बाकी 17% दक्षिणी गोलार्ध में है। तो ये सवाल एक उठता है। दूसरा सवाल उठता है ग्लोब देख के, कॉन्टिनेंट्स आर रफली ट्रायंगुलर, त्रिभुजाकार में है, ओशंस आर रफली ट्रायंगुलर, और जो नॉर्थ पोल इज सराउंडेड बाय वाटर एंड साउथ पोल इज सराउंडेड बाय लैंड। ये भी एक क्वेश्चन बनता है। अगर हम लोग नॉर्थ पोल को देखें तो यहाँ पानी दिखाई पड़ता है ना। अगर हम लोग साउथ पोल को देखें तो हमें ज़मीन दिखाई पड़ती है। तो ये भी सवाल उठता है कि और ज़मीन का बंटवारा एकदम अपोजिट क्यों है, ये सवाल बहुत बनता है। तो इस सवाल का निवारण के लिए, इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए ही इस टॉपिक को बनाया गया, असल में दिया गया। और इस टॉपिक से रिलेटेड जो थ्योरी हैं, इन सवालों के जवाब के लिए जो 2-3-4 थ्योरीज़ हैं, उनको हम लोग इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। मोटा मोटी चीज़ें सिर्फ यही हैं। अब सवाल आता है थ्योरीज ऑफ द ओरिजिन ऑफ द ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स। जो कौन कौन सी थ्योरी हैं जिन्हें हम पढ़ेंगे। अब इन थ्योरी में भी एक गेम है। नॉर्मली क्या है, थ्योरी को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी और डिस्प्लेसमेंट थ्योरी। जैसे हम लोगों ने ओरिजिन ऑफ द अर्थ पढ़ा था तो हम लोग ज़्यादातर ड्यूलिस्टिक एंड मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट था, मतलब एक तारे से पृथ्वी बनी है, 2 तारों से बनी है सोलर सिस्टम। ऐसे ही ओशन बेसिन और कॉन्टिनेंट जो बने उनके ऊपर भी जो मतभेद हैं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन से बनी है, कुछ मानते हैं जो है डिस्प्लेसमेंट से बनी है। इन दोनों में अंतर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है सिकुड़ना। चूँकि हम लोग जानते हैं पृथ्वी की इंटीरियर अर्थ पड़ा आंतरिक संरचना की, पृथ्वी गर्म बहुत रही है स्टार्टिंग में और वो धीरे धीरे सिकुड़ रही है। भाई जब ठंडी होगी तो जाहिर सी बात है, कोई चीज़ ठंडी होती है तो वो परपटियाँ जो होती है ना, पपड़ी जमने लगती है। तो पपड़ी जमी, कहीं पे गड्ढा बन गया, कहीं पे उभार आ गया, जहाँ उभार आ गया वहाँ पहाड़ ज़मीन बन गई, जहाँ गड्ढा बन गया वहाँ पानी भर गया, वो समुद्र बन गया। तो कॉन्ट्रैक्शन मतलब होता है सिकुड़ना, ठंडा होकर सिकुड़ना और उसकी परपटी बनना, मतलब उसकी पपड़ी बनना। तो वो कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी है। तो कुछ जो जियोलॉजिस्ट हैं या जोग्राफर हैं उनका मानना ये है कि पृथ्वी में जो कॉन्टिनेंट और ओशन बने हैं वो कॉन्ट्रैक्शन से बने हैं, सिकुड़न से बने ठंडे होने के बाद। और जो दूसरी थ्योरी है डिस्प्लेसमेंट थ्योरी है, जो वर्तमान में सबसे ज़्यादा अहम है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये है कि पृथ्वी कोई सिकुड़न से ही महाद्वीप नहीं बने हैं। चूँकि हम लोगों ने इंटीरियर ऑफ द अर्थ जब पढ़ा तो जाना कि पृथ्वी के नीचे एक ऐसी परत है स्टेनोस्फीयर जो सेमी लिक्विड फॉर्म में है, उसके ऊपर कुछ प्लेट्स हैं जो मूव कर रही हैं। तो उन्होंने माना कि ज़मीन ही मूव होकर टकराई, कहीं पे जुड़ी, कहीं से कटी, और ऐसे ही पहाड़ और ज़मीन, पहाड़ पर्वत और मैदान का निर्माण हुआ। इसके अलावा ओशन का निर्माण हुआ। तो ये डिस्प्लेसमेंट थ्योरी है। अलग अलग वैज्ञानिक हैं जिन्होंने दी है। इस वीडियो में हम लोग क्या है, डिस्प्लेसमेंट थ्योरी को कवर नहीं करेंगे, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट थ्योरी है उनको एक पूरा अलग से चैप्टर में पढ़ेंगे, जिनमें से हम लोग कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी एफ.बी. टेलर की और जो वेगनर की थ्योरी है, इनको हम लोग अलग से पढ़ेंगे। और फिर एक अलग से चैप्टर में पढ़ेंगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक पढ़ने के लिए भी हम लोगों को पैलियोमैग्नेटिज्म पढ़ना पड़ेगा, सी फ्लोर स्प्रेडिंग पढ़ना पड़ेगा। तो उसके लिए पहले वीडियो बनाएंगे, फिर हम लोग प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को कवर करेंगे। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ 3 थ्योरीज को कवर करेंगे। पहली थ्योरी है गैसियन नेबुलर हाइपोथेसिस बाय लॉर्ड केल्विन, दूसरी हाइपोथेसिस बाय लेपवर्थ एंड लव, और तीसरी है टेट्राहाइड्रल हाइपोथेसिस बाय लोथियन ग्रीन। इन 3 ही हाइपोथेसिस को हम कवर करेंगे हम लोग इस वीडियो में। फिर हम लोग डिस्प्लेसमेंट को अलग से टॉपिक्स में लेके पढ़ाई करेंगे। तो हम लोग बात करते हैं गैसियन नेबुलर हाइपोथेसिस बाय लोथियन ग्रीन। अब लोथियन ग्रीन की हाइपोथेसिस क्या है? उनका मानना था कि पृथ्वी थी अपनी आग का गोला, मतलब आग का गोला क्या, गैस का गोला। नेबुला ओरिजिन ऑफ द अर्थ वाज फॉर्म बाय अ नेबुला विच वाज इन हॉट एंड गैसियस स्टेज। मतलब एक गर्म आग का गोला थी, गैस का गोला थी पृथ्वी, फिर धीरे धीरे ठंडी होने लगी। द आउटर लेयर ऑफ गैसियस नेबुला बिकम कूल एंड सॉलिडिफाइड, सो अर्थ क्रस्ट फॉर्म। अब चूँकि पृथ्वी ठंडी हुई, आग का गोला जो थी धीरे धीरे ठंडा होने लगा, तो ऊपरी की जो परपटी थी, क्रस्ट थी, वो जम गई, ठंडी होके सिकुड़ने लगी। अब ड्यू टू कूलिंग एंड कंट्रैक्शन, मतलब कि ठंडा और सिकुड़न होने के बाद क्या हुआ, सम एरिया शेकन डाउन, कुछ नीचे धस गए, एंड फॉर्म ओशन बेसिन, कुछ नीचे धस के ओशन बना दिया। सम एरिया रेज्ड अप एंड फॉर्म द कॉन्टिनेंट, और कुछ ऊपर उठ गया, उन्होंने कॉन्टिनेंट बना दिया। बड़ा इजीली तरीके से उन्होंने ये बात समझा दी। लेकिन वास्तविकता ये है कि हम लोगों ने जब इंटीरियर पढ़ा तो एक चीज़ जानी है कि पृथ्वी का जो अंदर है वो गैस नहीं है, या तो वो लिक्विड है या वो ठोस है। तो पहले तो उनकी हाइपोथेसिस यहीं पे गलत हो जाती है। दूसरा, ये नहीं बता पाए जियोसिंक्लाइन के बारे में, नहीं बता पाए, ये नहीं बता पाए प्लेट टेक्टोनिक के बारे में, कैसे वो मूव कर रहा है, मूवमेंट हो रहा है।
बहुत सारी चीज़ें जो ये थ्योरी नहीं बता पाई, लेकिन चूंकि अब ये थ्योरी है और ये अपने पूर्वजों ने दी है, कहीं ना कहीं इसका कुछ ना कुछ उपयोग हो ही जाता है, इसलिए हम लोग इन थ्योरीज को पढ़ते हैं नए विचार को प्राप्त करने के लिए, जैसा कि हम लोगों ने पहले वीडियो में जाना था। तो अब ये यहीं पे ये थ्योरी यहीं पे ख़त्म होती है। अगली जो थ्योरी है वो है हाइपोथेसिस बाय लॉकवर्थ एंड लव। इस हाइपोथेसिस को मैंने कहीं स्लाइड में लिखा नहीं है, क्योंकि ये गैसियस हाइपोथेसिस ही जैसी है, बस उन्होंने कुछ नए वर्ड का यूज़ कर दिया, जैसे फोल्ड का वलन पड़े, मतलब ठंडी हो के वलन पड़े। उन्होंने एग्जाम्पल दिया नॉर्थ अमेरिका का, कि नॉर्थ अमेरिका के पश्चिमी भाग में रॉकीज़ है, पूर्वी भाग में अब्लेशियन है, बीच में एक सिंक्लाइन है। जो उभरे हुए भाग हैं उनको अपनति बोला, जिसको एंटीक्लाइन बोलते हैं। जो धसे हुए हैं उनको सिंक्लाइन बोला, अभिनति बोला। तो कहने का मतलब यही है कि उनका बॉटम लाइन यही थी कि पृथ्वी ठंडी हुई, सिकुड़ी, कहीं पे वलन पड़ गए, कहीं पे फोल्ड पड़ गए, तो वहाँ पे बन गए ज़मीन, वो पर्वत बन गए। जहाँ पे फोल्ड नहीं पड़े मैदान बन गए, जो नीचे धस के पानी भर गया वो ओशन बन गया। तो ये भी हाइपोथेसिस कुछ खास बात है नहीं उसमें, इसलिए इसको कोई स्लाइड में दिया नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट जो हाइपोथेसिस है वो टेट्राहाइड्रल हाइपोथेसिस बाय लोथियन ग्रीन की है। क्वेश्चन आ जाता है इससे रिलेटेड, इसलिए हम लोग टेट्राहाइड्रल को पढ़ लेते हैं। तो अब टेट्राहाइड्रल की अगर हम लोग बात करें तो टेट्राहाइड्रल हाइपोथेसिस पढ़ने से पहले हम लोगों को ये जानना पड़ेगा कि टेट्राहाइड्रन क्या होता है, असल में ये होता क्या है, भला क्या है, जो हम लोग जानेंगे उस थ्योरी में जो दी गई है। तो सबसे पहले हम लोग टेट्राहाइड्रन के बारे में जान लेते हैं। टेट्राहाइड्रन क्या होता है। इन जियोमेट्री अ टेट्राहाइड्रन आल्सो नोन एज अ ट्रायंगुलर पिरामिड is a polyhedron composed of 4 triangular faces, 6 straight edges and 4 vertex corner। हिंदी में समझ लेते हैं मोटा मोटी क्या होता है। 4 ट्रायंगल लो, 4 ट्रायंगलों को जोड़ दो 4 त्रिभुजों को, तो बन जाएगा टेट्राहाइड्रन, चतुष्फलक। चतुष्फलक कैसे बन जाएगा, देखो एक आप ट्रायंगल देख सकते हैं, एक ग्रीन, एक लाइट ग्रीन, एक ये ब्राउन कलर का, और इन तीनों ट्रायंगल के पीछे एक बेस वाला ट्रायंगल होगा, तो टोटल कितने हो गए, 4 ट्रायंगल। एजेस को समझ लेते हैं, एज के बारे में। एक ये लाइन एज गई, एक 2 3, ये 3 एज ऊपर हो गए, चौथा एज ये हो गया, पाँचवा एज ये हो गया, छठवां एज ये हो गया, ये हो गया छठवां एज। तो कुल मिला के कितने हो गए, 6 एजेस हो गए। अब वर्टेक्स मतलब हो गए ये जो कॉर्नर जो ऊपर उभरे हुए हैं, एक ये वर्टेक्स हो गया, एक ये वर्टेक्स हो गया, दूसरा वर्टेक्स हो गया ये, तीसरा उस कॉर्नर में, और चौथा वर्टेक्स हो गया नीचे। तो टेट्राहाइड्रन का जो शेप होता है वो इस प्रकार का होता है जो हम लोग फोटो में देख रहे हैं। इसकी खासियत क्या होती है, टेट्राहाइड्रन की खासियत क्या है, क्यों उन्होंने टेट्राहाइड्रन ही माना। टेट्राहाइड्रन की खासियत ये होती है कि ये अपने वॉल्यूम, अपने आयतन की तुलना में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल रखने वाली आकृति है जियोमेट्री में, जिसका वॉल्यूम, जिसका आयतन सबसे कम होगा लेकिन जिसका एरिया सबसे ज़्यादा होगा। जैसे गोला होता है, गोले की खासियत ये होती है स्फीयर की कि वो अपने क्षेत्रफल की तुलना में आयतन सबसे ज़्यादा रखता है, मतलब कि वो अपने एरिया की तुलना में वॉल्यूम सबसे ज़्यादा रखता है। लेकिन अगर हम लोग उसको सिकोड़ेंगे, अगर उसको गरम गोले को सिकोड़ेंगे, उसको जो है कंट्रैक्शन होगा उसमें, तो क्या होगा, वो टेट्राहाइड्रन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब कि वो अपने एरिया की तुलना में वॉल्यूम सबसे कम रखेगा। जो अपनी एरिया की तुलना में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम रखता रहा गोला था, वो टेट्राहाइड्रन बन जाएगा। इट इज़ अ बॉडी दैट कंटेन लीस्ट वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू द एरिया। ये है टेट्राहाइड्रन की थ्योरी, ये बॉटम लाइन है टेट्राहाइड्रन के बारे में। हम लोग समझ लेते हैं टेट्राहाइड्रन थ्योरी उन्होंने क्यों दी, मतलब टेट्राहाइड्रन थ्योरी से क्या फ़ायदा हुआ, और उन्होंने कौन कौन से सवालों के जवाब दिए, ये हम लोग समझ लेते हैं। उन्होंने क्या बोला कि अर्थ वाज, ये जो है लोथियन ग्रीन की टेट्राहाइड्रल हाइपोथेसिस है, उन्होंने क्या बोला, अर्थ वाज अ स्फीयर ऑफ गैसेस। भाई गोला गर्म गैस का गोला थी, ये भी उन्होंने माना। वास्तविकता ये सच्चाई नहीं है, लेकिन उन्होंने ये बात मानी। इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि इसने बहुत सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश की जिसमें उसने सफलता हासिल की, इसलिए हम लोग इन थ्योरी को पढ़ते, इस थ्योरी को इंपॉर्टेंस दी गई है। तो क्या है कि अर्थ वाज स्फीयर ऑफ गैसेस, ड्यू टू कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन अर्थ वाज कन्वर्टेड टू टेट्राहाइड्रन। भाई क्या हुआ, ठंडी हुई और गोला गोला सिकुड़ने लगा, वो सिकुड़ते सिकुड़ते बन गया टेट्राहाइड्रन। टेट्राहाइड्रन बनने के बाद क्या हुआ, ओशन ऑक्यूपाइड 4 फेसेस ऑफ टेट्राहाइड्रन। ये जो टेट्राहाइड्रन था अपना, जब पूरी पृथ्वी सिकुड़ गई और टेट्राहाइड्रन फॉर्म में हो गई, तो जो ये जो इसके जो परतें हैं, ये फलक है, एक फलक, दूसरी फलक, तीसरी फलक, और इसके पीछे चौथी फलक। तो 4 फलक जो थे, उन 4 फलक जो थी वो उस फलक पे पानी ने अपना अतिक्रमण कर लिया, ओशन ने अपना ऑक्यूपाइड कर लिया, और 4 ओशन का निर्माण हुआ।
क्रमशः प्रशांत महासागर, पैसिफिक, अटलांटिक, आर्कटिक, इंडियन ओशन। तो ये उनका विचार था कि टेट्राहाइड्रन ठंडा हुआ और जो इसका कॉर्नर था पृथ्वी के, जो फलकें थी, उन फलक पे बन गए ओशन, क्योंकि वो धसे हुए हैं, उसमें पानी भर गया। और जो ये एजेस थे, ये कॉर्नर देख रहे हैं आप, एक कॉर्नर, दूसरा कॉर्नर, तीसरा कॉर्नर, चौथा कॉर्नर, पांचवा, छठवां, ये 6 कॉर्नर जो थे, ये 6 कॉन्टिनेंट के रूप में फॉर्म आ गए, 6 कॉन्टिनेंट बन गए। और जिनका आधार दक्षिण में था, जिनका आधार जो है उत्तर में था, और जिनका केंद्र, जिनका एपेक्स था वो दक्षिण में था। ये उन्होंने प्रूव कर दिया कि क्यों ट्रायंगल फॉर्म में है कॉन्टिनेंट, क्यों ओशन ट्रायंगल फॉर्म में है, क्यों 6 ही कॉन्टिनेंट हैं, क्यों 4 ही ओशन हैं, ये भी उन्होंने प्रूव किया अपने थ्योरी से, है ना। और इसके अलावा उन्होंने बताया जो ये वर्टेक्स थे, मतलब ये जो ऊपर के उभरे हुए जगह हैं जहाँ पे भूकंप कम आते हैं, जहाँ पे पानी भरने की संभावना सबसे कम है, इस वर्टेक्स को उन्होंने शील्ड बोला। जो चूँकि शील्ड है अपनी पृथ्वी पे, हम लोग शील्ड के बारे में पढ़ेंगे। शील्ड जो है करीब करीब 4 शीट्स हैं। साइबेरियन शील्ड है, एक साइबेरियन शील्ड है, उस कॉर्नर पे मान सकते हैं। एक बाल्टिक शील्ड है, एक अपनी अंटार्कटिका शील्ड है, एक कैनेडियन शील्ड है। तो ये शील्ड जो है, जो कॉर्नर है, उनको शील्ड मान लिया। 4 शील्ड और 4 ओशन और 6 कॉन्टिनेंट, ये टेट्राहाइड्रन से प्रूव कर पाए वो लोग। तो टेक्निकली ये उनकी थ्योरी है जिसने ये प्रूव किया कि कैसे ट्रायंगुलर फॉर्म में है ओशन, कैसे ट्रायंगुलर फॉर्म में है कॉन्टिनेंट, कैसे एक एरिया में ओशन ही है, कैसे एक एरिया में पानी ही है, ये और कैसे नॉर्थ पोल में पानी है, कैसे साउथ पोल में ज़मीन है अंटार्कटिका के रूप में। ये सब उन्होंने प्रूव किया। अगर हम लोग इसका ये देखेंगे, सिमुलेशन देखेंगे पृथ्वी का टेट्राहाइड्रल फॉर्म में, तो ये बन के ऐसे आएगा। सपोज ये साउथ पोल है, इस साउथ पोल में ज़मीन है जिसको हम लोग अंटार्कटिका के नाम से जानते हैं। तो ये साउथ पोल में ज़मीन है, ये टेक्निकली एपेक्स का, ये टेक्निकली टेट्राहाइड्रन का एक कॉर्नर हो जाएगा। कौन सा कॉर्नर हो जाएगा? सपोज ये वाला कॉर्नर हो गया, ये ऊपर वाला कॉर्नर हो गया। इस ऊपर वाले कॉर्नर पे क्या बन गया? अंटार्कटिका शील्ड, है ना। अंटार्कटिका शील्ड ऊपर वाले कॉर्नर बन गई। फिर हम लोग कॉर्नर के बढ़ेंगे बाईं तरफ बढ़ेंगे। जब बाईं तरफ बढ़ेंगे तो हम लोग ऊपर जाएंगे और ये एक एज बन जाएगा। इस एज में 2 कॉन्टिनेंट हैं, साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका, ये 2 कॉन्टिनेंट हो गए। और ऊपर ये कैनेडियन शील्ड हो गई आपकी, इस कॉर्नर पे कैनेडियन शील्ड हो गई। ये 2 चीज़ें हो गई, ठीक है ना। ये चीज़ हम लोगों ने जानी। तीसरी, हम लोग अगर पूर्वी भाग में पढ़ेंगे तो हमें अफ्रीका मिलेगा, अफ्रीका के ऊपर जो है यूरोप मिलेगा, और हमें मिल जाएगी बाल्टिक शील्ड, है ना, या फिर लॉरेशियन शील्ड मिल जाएगी। ठीक ऐसे ही अगर हम लोग टेट्राहाइड्रन अंटार्कटिका के दक्षिण में पढ़ेंगे, मतलब ग्लोब के उत्तर में, तो हम लोगों को मिलेगा ऑस्ट्रेलिया से होते हुए हमें एशिया मिल जाएगा, और साइबेरियन शील्ड मिल जाएगी। ये साइबेरियन शील्ड है ना, ये बेरिंग जलडमरू मध्य है, और ये साइबेरियन शील्ड मिल जाएगी। तो ये चीज़ें प्रूफ होती हैं कि एक तो ट्रायंगल प्रूफ कर दिया, दूसरा पानी को प्रूफ कर दिया। लेकिन उनके सवाल अब क्या है कि जवाब क्या नहीं मिला इनकी थ्योरी में, जिसको हम लोग आगे क्यों डिस्प्लेसमेंट थ्योरीज आई, क्यों ये थ्योरी गलत है। ये इसलिए गलत है क्योंकि ये कुछ सवालों का जवाब नहीं दे पाई। कौन कौन से सवाल जवाब नहीं दे पाई? पहला सवाल कि प्रशांत महासागर का जो बंटवारा है इतना बड़ा क्यों है, उस पर जवाब नहीं दे पाई। दूसरा, ये नहीं जवाब दे पाई कि भाई कॉन्टिनेंट अगर मतलब एक तो जो कॉन्टिनेंट डिप थ्योरी है उसका जवाब नहीं दे पाई, क्योंकि कॉन्टिनेंट जाहिर सी बात है मूव कर रहे हैं। ये नहीं जवाब दे पाई पर्वत कैसे बनते हैं, ये जवाब नहीं दे पाई। जियोसिंक्लाइन के बारे में, जैसे टेथिस जियोसिंक्लाइन है, जैसे आल्प्स बना अपना यूरोप का, और जो हिमालय बना। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि पर्वत निर्माणकारी जो घटनाएं हैं उनको नहीं समझा पाई। और पर्वत निर्माणकारी जो घटनाएं हैं वो तभी हो सकती हैं जब मूवमेंट होता है, जो उनका क्या बोलते हैं ये कॉन्टिनेंट्स का। तो टेक्निकली कॉन्टिनेंट का मूवमेंट नहीं समझा पाई, ज्वालामुखियों के बारे में नहीं समझा पाई, भूकंप के बारे में नहीं समझा पाई, ज़्यादातर सवालों के जवाब नहीं दे पाई। सिर्फ चूंकि ये जो डिज़ाइन देख पा रहे हैं हम लोग, उनके शेप के बारे में एक्सप्लेनेशन दे पाई। तो अब क्या है कि हम लोग आगे पढ़ेंगे, अगले वीडियो में जानेंगे कि अब आगे जो डिस्प्लेसमेंट थ्योरीज हैं वो कौन कौन सी हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।